दोस्तों, इस दुनिया को ख़त्म होने के लिए सिर्फ 5 मिनट्स बचे हुए थे। न अमेरिका को पता था न सोवियत यूनियन को, और जिसके हाथ में ये डिसीज़न था वो कोई लीडर भी नहीं था, मगर उसके एक डिसीज़न पर टोटल डिस्ट्रक्शन और इस दुनिया की ह्यूमन एग्जिस्टेंस मिटा देने पर टिका हुआ था। सोवियत यूनियन का स्पाई सैटेलाइट कॉस्मोस 1382 एक न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च डिटेक्ट करता है। थ्रेट असेसमेंट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ इसका लोकेशन अमेरिका के मोंटाना स्टेट में एक यूएस मिसाइल बेस के करीब था। दोस्तों, लेफ्टिनेंट एक सैटेलाइट को मॉनिटर कर रहे थे। ये एक अर्ली वार्निंग सिस्टम था। लगभग 12:25 पर अचानक अलार्म बजने लगा। लेफ्टिनेंट के सामने रेड बटन जल रहा था और उसमें स्टार्ट फ्लैश हो रहा था। इन्होंने देखा कि सैटेलाइट एक न्यूक्लियर मिसाइल का सिग्नल दे रही थी। उन्हें कुछ समझ आता उसी में उन्होंने देखा 5 और अमेरिकन बैलिस्टिक मिसाइल्स सोवियत यूनियन की तरफ तेजी से बढ़ने लगी है। इमरजेंसी प्रोटोकॉल बिल्कुल क्लियर था। रिले द अलार्म टू सेंट्रल कमांड विदाउट डिले। अ काउंटर अटैक मस्ट बी इनिशिएटेड इमीडिएटली। दोस्तों, इन सब चीज़ को देखते हुए उन्होंने इमीडिएटली एक काउंटर अटैक इनिशिएट कर दिया था। हज़ारों सोवियत न्यूक्लियर वॉरहेड्स लॉन्च के लिए तैयार खड़े हैं, जिसमें कुछ मिसाइल्स में फैट मैन बॉम्ब से भी 50 गुना ज़्यादा एक्सप्लोसिव पावर थे। मोर देन इनफ टू वाइप आउट ह्यूमैनिटी। दोस्तों, यही थी कोल्ड वॉर की लॉजिक। म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। Whoever fire first dies second। इस पूरी कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने वाले इंसान थे सोवियत लेफ्टिनेंट कर्नल स्टैनिस्लाव पेट्रोव। सितंबर 26, 1983। अ सीक्रेट बंकर आउटसाइड मॉस्को। अंदर कंप्यूटर सिस्टम्स की पूरी रो थी जो अर्ली वार्निंग सैटेलाइट से आने वाला डेटा मॉनिटर कर रही थी। उस बंकर में अभी तक बेहद सन्नाटा है, मगर अचानक से अलार्म बज उठा और वहां की रखी कंप्यूटर स्क्रीनें फ्लैश करने लगी। लॉन्च डिटेक्टेड। 1 मिसाइल, फिर दूसरी। 5 न्यूक्लियर मिसाइल्स अपीयर टू बी हेडिंग टूवर्ड्स द सोवियत यूनियन। दोस्तों, मिसाइल को सोवियत यूनियन तक पहुंचने में सिर्फ 20 मिनट लगने थे। ऑफिसर स्टैनिस्लाव के पास एक ही ऑप्शन था कि फॉरेन कंट्रोल टावर को इस मिसाइल्स के बारे में इन्फॉर्म करें और फिर सोवियत यूनियन फौरन अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल्स लॉन्च कर देगा। उनके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर वो थोड़ी सी देर करते तो उनके कंट्री में करोड़ों लोगों की जान जा सकती थी, और दूसरी तरफ उनके एक ऑर्डर से इंसानी तारीख की सबसे खतरनाक जंग शुरू हो जाती, वर्ल्ड वॉर 3। ये इतना बारीक लम्हा था कि ऑफिसर स्टैनिस्लाव बेहद टेंस सिचुएशन में थे। उनके पास सिर्फ कुछ मिनट्स थे डिसीजन लेने के लिए। दोस्तों, आपका द क्लैरिटी टीवी के एक और वीडियो में स्वागत है। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद दुनिया 2 हिस्से में बढ़ चुकी थी। एक तरफ ईस्टर्न ब्लॉक था जिसे सोवियत यूनियन लीड कर रहा था, तो दूसरी तरफ वेस्टर्न ब्लॉक जिसे अमेरिका लीड कर रहा था। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो एक ऐसा पीरियड चल रहा था जिसे कोल्ड वॉर कहते हैं। दोस्तों, सोवियत यूनियन और अमेरिका ये दोनों सुपर पावर में लगभग 45 सालों तक के लंबे अरसे तक कोल्ड वॉर हुई। ये कोई डायरेक्ट वॉर तो नहीं थी, मगर वर्ल्ड सुपर पावर कौन है इस चीज़ को साबित करने के लिए इन्होंने डिफरेंट प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा रहे, जैसे वियतनाम वॉर, कोरियन वॉर और अफगानिस्तान वॉर। सेम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन दोनों के बीच सबसे एडवांस और डिस्ट्रक्टिव वेपन्स को हासिल करने की रेस लग गई। दोस्तों, जब जापान पर अमेरिका ने पहली दफ़ा न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करा, तब सोवियत यूनियन ने देखा कि इन बेहिसाब ताकतवर हथियारों ने जापान को तबाह करके रख दिया है। अब अमेरिका से कम्पीट करने का सिर्फ एक ही रास्ता था कि सोवियत यूनियन को इससे भी ज़्यादा तबाही करने वाला वेपन बनाना पड़ेगा। दोस्तों, जो जापान हिरोशिमा पर यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ करा था उसकी पावर थी 15 किलो टन्स, जिससे कुछ लम्हों में हज़ारों लोग वेपराइज हो गए और ज़मीन का टेम्परेचर 4000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। और जो इस धमाके से बच गए उन्हें इस बॉम्ब के रेडिएशन ने धीरे धीरे करके दर्दनाक मौत दी। मगर मौजूदा टाइम और कोल्ड वॉर के दौरान इससे कई ज़्यादा पावरफुल बॉम्ब इंसानों ने डेवलप कर लिया था। मिसाल के तौर पर 2017 में नॉर्थ कोरिया ने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसकी शिद्दत थी 250 किलो टन, एंड दिस बॉम्ब वाज अराउंड 15 टाइम मोर पावरफुल देन द वन ड्रॉप्ड ऑन जापानीज एम्पायर। इस एक्सप्लोजन का आफ्टर इफेक्ट उसकी इंटेंसिटी इतनी थी कि 6.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ गया था और उस आसपास के रीजन में 30 लोग भी इससे मारे गए थे। ऐसे ही दोस्तों, अमेरिकन B-83 बॉम्ब विद अ मैक्सिमम यील्ड ऑफ 1.2 मेगाटन्स ऑफ TNT third-degree burns to anyone within 13 kilometers or 8 miles, covering an area of over 500 square kilometers
or over 200 square miles. In terms of human cost, such a detonation could result in an estimated 1.5 million immediate fatalities and over 3 million injuries, and that's just from a single B-83 bomb. इसके बाद आता है अमेरिका का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब जो अमेरिका ने 1954 में पैसिफिक ओशन में टेस्ट करा था, कैसल ब्रेवो, और इसकी पावर थी 15 मेगाटन्स यानी 1000 गुना ताकतवर, जो हिरोशिमा पर गिराया गया था, 1000 गुना। और आखिर में 1961 में इस दुनिया का सबसे खौफनाक और इन सबसे भी ताकतवर बॉम्ब सोवियत यूनियन ने टेस्ट करा था, जार बॉम्बा। ये एक हाइड्रोजन बॉम्ब था और इसकी शिद्दत हैरत अंगेज 50 मेगाटन्स। अगर ऐसे बॉम्ब किसी कंट्री पर यूज़ करे जाए तो सोच से परे तबाही का मंजर होगा। और ये बॉम्ब हिरोशिमा से 4000 गुना ताकतवर था और इसका मशरूम क्लाउड 65 किलोमीटर ऊंचा था और 100 किलोमीटर्स के रेडियस में आने वाली सारी चीज़ें तबाह हो गई। दोस्तों 1960s और 1980s के बीच में माहौल ऐसे दरमियान चल रहे थे कि एक न्यूक्लियर वॉर का टेंशन बहुत हाई था बिटवीन ईस्ट और वेस्ट। इसी बीच सितंबर 1983 में साउथ कोरियन बोइंग 747 न्यूयॉर्क से सियोल की तरफ बढ़ रही थी। ये एक पैसेंजर प्लेन थी। ऑन बोर्ड 269 सिविलियंस इंक्लूडिंग 60 अमेरिकन्स एंड यूएस कांग्रेसमैन इस प्लेन में थे। ऑटो पायलट पे ये प्लेन आराम से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रही थी, मगर पायलट्स वो बेखबर, इसका उनको नहीं पता था कि ऑटो पायलट में एक मिस प्रोग्राम्ड हो गया है, जिससे प्लेन सोवियत यूनियन के एयर स्पेस में एंटर कर चुकी है। नीचे ज़मीन में सोवियत यूनियन को अनएक्सपेक्टेड मूव्स नज़र आ गए। 2 फाइटर जेट फ़ौरन टेक ऑफ करती है। एक फाइटर जेट में जेनेडी ओसिपोविच ऑपरेट कर रहे थे। वो क्लियरली स्पॉट करते हैं कि ये एक पैसेंजर प्लेन है। ये कहीं से भी स्पाई प्लेन नज़र नहीं आ रही थी। वो इस चीज़ को रेडियो पर रिपोर्ट करते हैं, मगर द ऑर्डर फ्रॉम मॉस्को वॉज क्लियर, डिस्ट्रॉय द टारगेट। ओसिपोविच 2 राउंड वार्निंग शॉट करते हैं, मगर कोई भी रिएक्शन उस पैसेंजर प्लेन से नहीं आता। फिर 2 मिसाइल लॉन्च होती है। उस जहाज़ में सवार 269 लोग सब मारे जाते हैं। सोवियत यूनियन ये कहती है कि ये जहाज़ सबसे सेंसिटिव एरिया के ऊपर से गुजर रहा था, जहां पर सोवियत की न्यूक्लियर सबमरीन बेस थी, इसलिए उनके मिसाइल सिस्टम ने जहाज़ पर मिसाइल फायर कर दिया। इस चीज़ से अमेरिका शदीद नाराज़ था। और इस हादसे के ठीक 1 हफ्ते बाद मॉस्को में कर्नल स्टैनिस्लॉफ अपने रडार की स्क्रीन में ये देख रहे थे कि अमेरिका से 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स सोवियत यूनियन की तरफ आ रहे हैं। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में जो भी हुआ था उससे ये अंदाज़ा लगाना बिल्कुल साफ था कि ये अमेरिका की तरफ से रिटेलिएशन है। अब स्टैनिस्लॉफ के पास 2 ही रास्ता था, या तो वो सीनियर को इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करके एक फुल स्केल एटॉमिक स्ट्राइक अटैक इशू करें, या फिर वो इस चीज़ को एक टेक्निकल ग्लिच मानकर खुद को तसल्ली दे दें। मगर स्टैनिस्लॉफ एक टिपिकल सोल्जर नहीं थे, वो एक साइंटिस्ट और इंजीनियर पहले थे। वो सोवियत यूनियन के टॉप सिस्टम एनालिस्ट भी थे। तो वो फैसला करते हैं कि ये ज़रूर एक टेक्निकल फॉल्ट है और वो ऑर्डर न्यूक्लियर स्ट्राइक का नहीं कर रहे, जिसे सुन के साथ के ऑफिसर्स हक्का बक्का हो गए। वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए। अब गुजरता हर एक सेकेंड उनके दिल की धड़कन तेज़ी से बढ़ा रहा था कि अगर वाकई में ये फॉल्ट ना हुआ तो एक रूह को फना कर देने वाला धमाका और सब कुछ ख़त्म। मगर अगले 20 मिनट गुजरने के बाद भी सब कुछ नॉर्मल रहा। दोस्तों स्टैनिस्लॉफ का जो अंदाज़ा था वो बिल्कुल सच निकला कि ये एक सिस्टम फॉल्ट ही था। रडार ने ये एक बहुत बड़ी गलती करी थी। मसला ये हुआ था कि द सैटेलाइट हैड मिस्टेकन सनलाइट्स रिफ्लेक्टिंग ऑफ क्लाउड्स फॉर मिसाइल लॉन्चेस। जो सैटेलाइट सोवियत यूनियन की निगरानी कर रही थी उसमें कुछ कोड में इशू आ गया था। वो ये था कि बादलों के ऊपर पड़ती सनलाइट की रिफ्लेक्शंस उसे सैटेलाइट ने मिसाइल डिटेक्ट कर लिया, और यही एक छोटा सा सिस्टम का फॉल्ट वर्ल्ड वॉर 3 शुरू करवा सकती थी, जिससे इस दुनिया का अंत भी अनकरीब हो जाता। दोस्तों 1999 में अमेरिका ने एक स्टडी पब्लिश करी विच स्टेटेड दैट कि अगर उस दिन स्टैनिस्लॉफ अपने सीनियर को इन्फॉर्म कर देते और सोवियत यूनियन अमेरिका पर न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च कर देता तो अमेरिका की 35 to 75% पॉपुलेशन ख़त्म हो सकती थी, और अमेरिका के रिटेलिएशन से रशिया की 40% पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती, और इन दोनों कंट्रीज़ के एलाइज भी इस जंग में आ जाते, जिससे एक फुल न्यूक्लियर वॉर शुरू हो जाती।
और 70% वर्ल्ड पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो जाती। मगर दोस्तों, जिस शख्स ने इस दुनिया को एक न्यूक्लियर वॉर से बचाया वो बस गुमनामी में जीते रहे। नो पब्लिक ऑनर, नो मॉन्यूमेंट, नॉट इवन अ प्रमोशन, वॉज नेवर रिकग्नाइज्ड एज अ हीरो इन हिज कंट्री। सालों तक इन्होंने किसी से कुछ इस चीज़ के बारे में नहीं बताया, नॉट इवन हिज फैमिली। 10 साल के बाद सोवियत यूनियन के कोलैप्स के बाद ही ये कहानी बाहर आई। पेट्रोव के फॉर्मर सुपीरियर एक रशियन न्यूज़पेपर को इस हादसे के बारे में बताते हैं कि एक रात हम सब कितने करीब थे ख़त्म होने से। 2006 में स्टैनिस्लैव को वर्ल्ड सिटीजन एसोसिएशन की तरफ से अवार्ड मिला। फिर 2013 में अमेरिका ने उन्हें यूएस पीस प्राइज दिया। 2017 में लगभग 77 की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए। खैर दोस्तों, इन सब चीज़ों में सोचने की बात यह है कि इंसानों ने कैसी कैसी चीज़ें बना ली है, ऐसे हथियार जिससे वाकई में दुनिया ही ख़त्म हो जाए। और आज इस पल में ये कहानी और भी ज़्यादा खास हो जाती है। इंडिया हो या वर्ल्ड, आज भी ऐसे वेपन्स एग्जिस्ट करते हैं जो मिनट्स में सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सोच से परे और फास्ट हो गई है, डिसीज़न और भी ज़्यादा फास्ट हो गए हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ आज भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ह्यूमन जजमेंट, काम, एथिकल एंड ब्रेव, क्योंकि एक आदमी ने ऑर्डर से पहले इंसानियत को चुना।